नमस्कार। जिला प्रशासन मुजफ्फरनगर के निर्देशन में आयोजित ऑनलाइन क्लासेस में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं आप सभी से एक विनम्र अपील करना चाहता हूं कि आप सभी लॉकडाउन के नियमों का पूर्णतया पालन करें। लॉकडाउन में अनावश्यक आप अपने घर से बाहर ना निकलें। अति आवश्यक होने पर यदि आपको निकलना भी पड़ता है तब आप मास्क का यूज करें। बाहर से आते के साथ ही अपने हाथ बहुत अच्छे से 20 या 25 सेकंड तक आप धोएं। आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बाहर दुकानों के आगे एक दूसरे से सटकर खड़े होने का प्रयास ना करें। आप अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप अवश्य डाउनलोड कर लें। प्ले स्टोर पर जाकर अपने मोबाइल में इस ऐप को आप डाउनलोड करें। यह ऐप हमारी सुविधा के लिए गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है। इससे हमें बहुत लाभ है। यह ऐप हमें सूचना तुरंत दे देता है यदि कोई संक्रमित व्यक्ति हमारे आसपास होता है तब। मैं डॉक्टर विकास कुमार, प्रिंसिपल सनातन धर्म इंटर कॉलेज मीरापुर, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। मैं आज आपको कक्षा 10 विज्ञान विषय में प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन अध्याय में प्रकाश के अपवर्तन के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। चर्चा शुरू करने से पहले मैं जिला मुजफ्फरनगर प्रशासन के समस्त अधिकारीगण, जिला मुजफ्फरनगर की एनर्जेटिक जिला अधिकारी महोदया आदरणीय सेल्वा कुमारी जे, मुख्य विकास अधिकारी यादव जी, हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय श्री गजेंद्र कुमार जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उनकी मुस्तैदी की वजह से, उनकी दूरदर्शिता की वजह से आज हम अपने घर में सुरक्षित हैं। हमें रोज़मर्रा से आवश्यक वस्तुएं, खाद्य सामग्री हमारे घर पर बहुत आसानी से उपलब्ध हो रही है। आज उन्हीं के कर कमलों की वजह से हमारे बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा शिक्षा प्राप्त हो रही है। उनके द्वारा लिया गया निर्णय डिस्ट्रिक्ट में ई लाइब्रेरी बनाना, ऑनलाइन क्लासेस को लोकल केबल नेटवर्क की सहायता से घर घर तक पहुंचाना निसंदेह जिला मुजफ्फरनगर के लिए मील का पत्थर सिद्ध होगा। हमारे प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा बनाई गई वीडियोस केबल नेटवर्क पर लोकल मुजफ्फरनगर में ही नहीं, आसपास के कस्बों में भी शाम को 4 बजे से 6 बजे तक और सुबह को उनका पुनः प्रसारण किया जा रहा है। उसके लिए निसंदेह वो बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना अध्याय प्रारंभ करने से पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहता हूँ कि जून माह में जब हमारी छुट्टियाँ होती हैं तब बच्चे स्विमिंग पूल का बहुत ज़्यादा मज़ा लेते हैं। हम सभी मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। स्विमिंग पूल में नहाना हमारे लिए आज भी बहुत आनंददायी होता है और बहुत मुश्किल से वो लम्हे हमें मिलते हैं। जब हम स्विमिंग पूल में जाते हैं तो बच्चों को नहीं, हमें भी आभास होता है कि जैसे स्विमिंग पूल का जो तल है, जो उसका वो कम गहरा हो गया है, हमें अपने पैर भी छोटे लगने लगते हैं। ऐसा आप सभी के साथ, सबके साथ ऐसा हुआ होगा, क्या होता भी है। इस सब का कारण अपवर्तन है। मैं हमेशा अध्याय को शुरू करने से पहले यह बताने का प्रयास करता हूँ कि ये हम पढ़े क्यों। क्योंकि कभी कभी एक जनरल क्वेश्चन आता है कि हम पढ़ाई ये सब क्यों पढ़ रहे हैं। तो बहुत से नेचुरल प्रोसेस होते हैं जिनके लिए उत्सुकता हमें होती है, और जो लोग विज्ञान से जुड़ते हैं उन लोगों से अपेक्षाएं जन समुदाय भी करता है कि उन क्वेश्चन का वो आंसर देंगे। आज कोरोना वायरस से हम ग्रसित हैं। हमारी उम्मीद हमारे डॉक्टर से है, हमारी उम्मीद हमारे साइंटिस्ट से है कि वो अब उस दवाई को बना दें, वायरस एंटीवायरस बना दें, जिससे हम सबको निजात मिल सके। कोई भी, आप आज बच्चे हैं, आप एक साइंटिस्ट तभी बन पाएंगे जब उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे आप। एक यही एग्जाम्पल नहीं है, मैं आपको और भी कई एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ। जैसे यदि मैं एक गिलास में मैंने पानी लिया, उस पानी में देखो सीधी पेंसिल है। इस पेंसिल को अगर मैं डालता हूँ इस पानी के अंदर, आप देख रहे हैं कि जो पेंसिल की सरफेस है, उस सरफेस पर
ये दोनों जो एंड है पेंसिल के, वो ऐसा लग रहा है जैसे एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। ये सभी अपवर्तन है, ये अपवर्तन है। अपवर्तन होता क्या है? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब वह प्रकाश किरण अपने मार्ग से, अपने रास्ते से थोड़ा विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मैं आपको दोबारा बताता हूँ। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जो पेंसिल का भाग पानी के अंदर है, उस भाग को मैं तभी देख पा रहा हूँ जब वो प्रकाश किरण पानी से वायु में होकर पानी से कांच में आ रही है, कांच से वायु में आ रही है, और वो प्रकाश किरण मेरी आंखों में जा रही है, तब मुझे वो दिख रहा है। यानी माध्यम चेंज हो रहा है बीच में, और माध्यम के चेंज होने की वजह से कांच से जल या वायु, कांच से जल, कांच से वायु में आने की वजह से अपनी जगह से किरण विक्षेपित हो रही है, और यही अपवर्तन है। इस प्रकार जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तब वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन सिर्फ पारदर्शी पदार्थों में ही होता है, जैसे शीशा, वायु, जल आदि। इसके साथ और भी बहुत से एग्जाम्पल मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये वो एग्जाम्पल है जो मैंने आपको अभी प्रैक्टिकली दिखाया। ये पेंसिल है, ये इसके दोनों पार्ट एक दूसरे को ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। और इसका कारण मैंने बताया कि प्रकाश किरण कांच से, जल से वायु में आती है, और जल से वायु में आने पर वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और इस कारण ये दोनों पार्ट हमें एक दूसरे से मिले हुए प्रतीत नहीं होते हैं। एक एग्जाम्पल और देखिए। ये एक रॉड है, पानी में डाला, बाहर से देखने पर यह हमें यहाँ की जगह ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, और इसका भी सेम रीजन है, और इसका रीजन भी प्रकाश का अपवर्तन है। एक रीजन देखिए। एक पानी से भरा हुआ बीकर लेते हैं, उसमें मैं सिक्का डाल देता हूँ। सिक्का कुछ ऊंचाई पर बाहर से देखने पर लगता है कि कुछ ऊपर आ गया हो, जैसे हमारे पैर छोटे लगते हैं, जैसे स्विमिंग पूल का धरातल हमें ऊपर महसूस होता है। और ये सब अपवर्तन के कारण है, और सभी का एक ही कारण है। ये देखिए आप, फिश का शिकार करना है, ये राइट पोजीशन है फिश की, परंतु ये आभास यहाँ होती है। जब यहाँ से प्रकाश किरण चलती है, तब वो प्रकाश किरण ऊपर जाकर कुछ तिरछी मुड़ जाती है। प्रकाश, चूँकि जैसे ही प्रकाश जल से वायु में जाता है, नीचे ये एक सरफेस है जो दोनों मीडियम को डिवाइड कर रही है। इस सरफेस के नीचे वाटर है, और इस सरफेस के ऊपर वायु है। और जैसे ही प्रकाश किरण जल से वायु में जाती है, वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। देखिए, ऐसे यह किरण आई और इधर को चली गई। इस किरण को जब हम पीछे बढ़ाते हैं, तो यह किरण यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, यहाँ से नहीं। यह मछली की आभासी स्थिति है, और यह मछली की वास्तविक स्थिति है। और प्रकाश को माध्यम के चेंज होने पर अपने रास्ते से भटक जाना, अपने रास्ते से डिस्टर्ब हो जाना, यही अपवर्तन है। सेम फिगर द्वारा दिखाया गया है कलर चेंज करके। एक मैं आपको प्रैक्टिकल और दिखाना चाहता हूँ। आप ये देखिए कि ये बॉल है। इस बॉल का साइज देखिए आप, छोटी सी बॉल है, और ये एक ट्रांसपेरेंट गिलास है, और उस ट्रांसपेरेंट गिलास में पानी है, पारदर्शी माध्यम है, और इस बॉल को मैं इसमें डुबो देता हूँ। आप इसका साइज देखिए एयर में कितना है, और इसका साइज आप देखिए, जैसे ही मैं इसे डिप करता हूँ बॉल को, इसका साइज 2 टाइम्स हो गया। इतना ज़्यादा इसका साइज बढ़ गया, और ये बढ़ा नहीं है, बॉल तो उतनी है। अगर मैं अभी बाहर निकाल के आपको दिखाता हूँ, तो जितनी ये बॉल थी उतनी ही बॉल है, कोई जादू नहीं है। किंतु अपवर्तन के कारण ये बॉल मुझे साइज से बड़ी दिखाई देती है।
इस प्रकार आप अपने घर पर भी सब करके देख सकते हैं। और बॉल ही ज़रूरी नहीं है, इस गिलास में आप पानी लीजिए और पानी में आप कोई भी वस्तु उसमें डाल दीजिए, उस वस्तु का आकार आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आप सिक्का डालिए, ऊपर से देखने पर सिक्का लगेगा कि सिक्का ऊपर आ गया हो। आप स्विमिंग पूल में जाइए, बहुत से एग्जाम्पल्स आप अपवर्तन के कर सकते हैं। उनका रीज़न एक ही है कि जब कोई प्रकाश किरण जल से वायु में आएगी तब वो प्रकाश किरण अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है, और मार्ग से विचलित हो जाने की इस घटना को अपवर्तन हम कहते हैं। ये वो सभी एग्जाम्पल्स मैंने इस पर नोट डाउन कर दिए हैं, जिससे आप आराम से अपनी नोटबुक में लिख सकें। एक क्वेश्चन आ सकता है कि अपवर्तन के उदाहरण बताइए। तारों का टिमटिमाना, हीरे का चमकना आदि आश्चर्यजनक घटनाओं का कारण भी प्रकाश का अपवर्तन है। हमारे आँखों की देखने की प्रोसेस तक अपवर्तन है। जब प्रकाश हमारी आँख में कोई वस्तु हम देखते हैं, मैं ये अपना नोटबुक देख रहा हूँ, इस नोटबुक से परावर्तित होकर किरण मेरी आँख में जाएगी। आँख में एक लिक्विड ऊपर ही आपको देखते हो, आँखों में लिक्विड होता है, उस लिक्विड को पार करती है जब ये प्रकाश किरण, तब भी अपवर्तन होता है। और यही अपवर्तन है, परावर्तन भी होता है आँखों से, अपवर्तन भी होता है आँखों में। अपवर्तनांक के बारे में हम थोड़ा बताएंगे। मैं एक दो क्वेश्चन मेरे मन में आते हैं कि एक माध्यम से जाने पर, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश क्यों मुड़ जाता है। भाई कोई तो वजह रही होगी कि जैसे ही जल से वायु में प्रकाश किरण आई वो मुड़ गई। क्यों मुड़ गई प्रकाश किरण? और एक बात और है, अगर मैं इसी गिलास में वाटर की जगह कोई दूसरा लिक्विड ले लूँ ट्रांसपेरेंट, क्या तब भी प्रकाश किरण इतनी ही मुड़ती? क्या तब भी इस बॉल का साइज उतना ही बढ़ता? क्या तब भी एक पेंसिल उतने ही एंगल पर मुड़ी हुई दिखाई देती? इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। इसका एक कारण है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल वायु में अलग होती है, जल में अलग होगी, कांच में अलग होगी। जैसे जैसे माध्यम बदलता है प्रकाश की चाल बदलती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, और निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी चाल या तो घट जाती है या बढ़ जाती है। चाल में परिवर्तन होने के अनुसार ही प्रकाश अपने मार्ग से विचलित होता है। जैसे जैसे चेंज होगा मीडियम, वैसे वैसे प्रकाश की चाल मीडियम चेंज होगी। अगर मैं मीडियम चेंज कर लेता हूँ गिलास में, वाटर की जगह को दूसरा हम लिक्विड ले लें, तब प्रकाश की चाल और भी ज़्यादा डिफरेंट हो सकती है। ये कम मुड़ी हुई दिखाई दे सकती है पेंसिल, और ज़्यादा मुड़ी हुई भी दिखाई दे सकती है। निर्वात में प्रकाश की चाल बहुत पॉपुलर क्वेश्चन आता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। कांच, जल आदि पारदर्शी माध्यमों में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल से हमेशा कम होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल c और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल v के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यदि कोई माध्यम है, उसमें जो प्रकाश की चाल है और निर्वात में जो प्रकाश की चाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, क्योंकि c का मान हमेशा v से ज़्यादा होगा। मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले बताया था कि निर्वात में प्रकाश की चाल हमेशा ज़्यादा होती है, c का मान हमेशा v से ज़्यादा होगा, और जब हम कम संख्या से अधिक संख्या को भाग करेंगे तब मान हमेशा 1 से ज़्यादा आएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अपवर्तनांक n का मान हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। वाटर के लिए अपवर्तनांक 1.33 है वायु के सापेक्ष। क्राउन ग्लास के लिए 1.52 है, डायमंड के लिए 2.42 है। प्रकाश किरण जितने अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करेगी, उतना ही अधिक अपने मार्ग से विचलित होगी। जैसे जैसे माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, प्रकाश किरण उन माध्यमों में और ज़्यादा विचलित होती है। ये एक XY तल है, प्लेन सरफेस। इस XY तल पर एक प्रकाश किरण PQ आपतित होती है। यह प्रकाश किरण
बिंदु Q पर आपतित होती है। माध्यम के बदलने के कारण यह प्रकाश किरण अपने सीधे नहीं जा पाती, बल्कि अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। यह आपतन बिंदु कहलाता है और यह आपतन बिंदु पर अभिलंब। इस PQ किरण को आपतित किरण कहते हैं और माध्यम के बदलने के बाद जो ये किरण आई है इसे अपवर्तित किरण कहते हैं। ये आपतित किरण है, ये आपतन बिंदु है, ये अपवर्तित किरण है और ये आपतन बिंदु पर अभिलंब है। क्या है? आपतन बिंदु पर अभिलंब। ये आपतन बिंदु पर अभिलंब 3 किरण आते हैं यहाँ पर। एक किरण आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु। अपवर्तन के 2 नियम भी हैं। अपवर्तन का पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होने चाहिए। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होने चाहिए। और दूसरा नियम है आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसे आपतन कोण कहते हैं। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इस कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को आपतन कोण, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण की जिया यानी साइन आई और अपवर्तन कोण की जिया मीन्स साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। आप देख लीजिए, बहुत सारी बातें मैंने एक साथ समझा दी आपको। माना XY एक समतल पृष्ठ है जो 2 माध्यमों 1 व 2 को अलग अलग कर रहा है। माना इन माध्यमों के अपवर्तनांक क्रमशः n व n डैश हैं। माना कोई प्रकाश किरण PQ बिंदु Q पर आपतित होती है। यह किरण दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और QR दिशा में अपवर्तित हो जाती है। PQ किरण को आपतित किरण, QR किरण को अपवर्तित किरण व बिंदु Q को आपतन बिंदु कहा जाता है। आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब और आपतित किरण के बीच के बने कोण को आपतन कोण I कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण R कहते हैं। अपवर्तन के 2 नियम हैं, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होने चाहिए। जब वो फिगर आप डाउनलोड कर अपलोड अपनी कॉपी पर बनाएंगे तब आप देखेंगे कि ये तीनों आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब कागज के तल में होंगे, 2D डायमेंशन में बन जाएंगे। ये नियम है। दूसरा नियम जो मैंने लिखा है, आपतन कोण की जिया साइन आई व अपवर्तन कोण की जिया साइन आर का अनुपात नियत रहता है। साइन आई अपॉन साइन आर इजिकल टू नियतांक n, जहाँ n पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है और इस दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी हम कहते हैं। किसी प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने का पर प्रकाश का अपने मार्ग से मुड़ जाना सिर्फ माध्यम के अपवर्तनांक पर ही निर्भर नहीं करता है, बल्कि आपतन कोण पर भी निर्भर करता है। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब वह अपने मार्ग से थोड़ा मुड़ जाती है। उसका मुड़ जाना 2 बातों पर निर्भर करता है, एक तो माध्यम के अपवर्तनांक पर और दूसरा आपतन कोण पर। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं कोई प्रकाश किरण लंबवत आपतित करता हूँ, देखिए इस किरण में ये किरण एयर से ग्लास में गई है, वायु से कांच में ये किरण जा रही है, किंतु वायु से कांच में जाने के बाद भी ये किरण अपने मार्ग से विचलित नहीं हुई, सीधी निकल गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण को हम लंबवत आपतित करते हैं तब वह अपने मार्ग से विचलित नहीं होती। अपवर्तन की घटना केवल तभी होती है जब प्रकाश किरण को किसी पृष्ठ पर हम तिरछा आपतित करते हैं।
एक हमने स्नेल का नियम अभी पढ़ा है, n इजकल टू साइन आई अपॉन साइन आर। यदि आपतन कोण 0 है अर्थात वो लंबवत आपतित है, इस फॉर्मूले में मैं i की जगह 0 पुट करता हूँ, तब साइन r का मान भी 0 आएगा, r भी 0 होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि अपवर्तन के लिए प्रकाश किरण को तिरछा ही आपतित करना होगा। दो प्रकार के माध्यम की हम बात करेंगे हमेशा, सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन और विरल कौन से दो माध्यम हैं? वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक कम होता है विरल माध्यम कहलाता है, और वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है वो सघन माध्यम कहलाता है। किसी माध्यम का सघन या विरल होना इस तथ्य पर निर्भर करता है कि हम उस माध्यम की तुलना किस माध्यम से कर रहे हैं। अर्थात मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति के बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं। आप उस व्यक्ति को गरीब कहेंगे या अमीर? शायद कुछ लोग उसे बिना मतलब में ही कह देंगे कि ये बहुत अमीर व्यक्ति है। अमीर व्यक्ति है, अगर मैं उसकी तुलना अंबानी से करूं, मुकेश अंबानी जी या अनिल अंबानी जी हमारे देश के बहुत बड़े उद्योगपति, तब क्या कहेंगे आप? 10 लाख रुपए की संपत्ति उन लोगों के मुकाबले तो कुछ भी नहीं है, उनके मुकाबले उस व्यक्ति को बहुत गरीब कहा जाएगा। परंतु अगर उसी व्यक्ति को मैं कहूं कि एक दूसरा व्यक्ति है जिसके पास बैंक अकाउंट में मात्र 1000 रुपये हैं, या भारत सरकार द्वारा भेजे गए 500 रुपये हैं जो अभी आए हैं, उस व्यक्ति की तुलना में क्या कहेंगे आप? कि वो उस व्यक्ति की अपेक्षा अधिक धनी है। इस प्रकार कोई अमीर गरीब की परिभाषा की तुलना में की जा सकती है। कोई व्यक्ति अपने आप में ना गरीब कह सकते हो ना अमीर कह सकते हो। इस प्रकार हम किसी भी मटेरियल को, किसी भी माध्यम को ना सघन कह सकते हैं ना विरल कह सकते हैं। वो माध्यम हमेशा एक दूसरे की कंपैरिजन में क्या है? या तो सघन है या विरल है। प्रत्येक माध्यम सघन भी हो सकता है और वही माध्यम विरल भी हो सकता है। यह भी आवश्यक नहीं कि सघन माध्यम वही है जिसका घनत्व ज्यादा है। ये भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो दिमाग से निकाल दीजिए। अधिक घनत्व वाला कोई जरूरी नहीं वो सघन हो। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, जल वायु से अधिक सघन है, तो क्या जल एक सघन माध्यम है? और अगर मैं जल कांच की तुलना करूं तब क्या है? कांच की तुलना में विरल है। यानी जल सघन माध्यम भी हो सकता है, विरल भी हो सकता है। अगर मैं जल की कंपैरिजन वायु से करता हूं तो वायु की तुलना में क्या है? सघन है। और अगर मैं करता हूं जल की तुलना कांच से तो कांच की तुलना में क्या है? विरल है। केरोसिन ऑयल का अपवर्तनांक जल से ज्यादा होता है, और जबकि केरोसिन ऑयल जल से हल्का है। आपने देखा होगा, अगर हम केरोसिन ऑयल को जल के ऊपर गिरा देते हैं तो जल के ऊपर तैरता रहता है। जल के ऊपर तैरने का मतलब है कि केरोसिन ऑयल का घनत्व कम है परंतु अपवर्तनांक ज़्यादा है। तो ये नहीं है कि जिसका घनत्व ज़्यादा है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, उसका अपवर्तनांक भी ज़्यादा होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, वो ऐसा आवश्यक नहीं है। एक पॉपुलर क्वेश्चन है जो वैसे ही आपको अलग से बता रहा हूँ। आवृत्ति एक ऐसा गुण है, प्रकाश का ऐसा गुण है जो माध्यम बदलने पर नहीं बदलता है। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन जैसे जल और विरल जैसे वायु, अगर कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब उसकी चाल बढ़ जाती है और वह अविलंब से दूर हो जाती है। ये प्रकाश किरण यहाँ से चलती है, माध्यम बदला, सीधी जानी चाहिए थी पर सीधी नहीं जाएगी। सघन से विरल में जाने पर इसकी प्रकाश की चाल बढ़ जाती है और ये अविलंब से दूर हट जाती है। अविलंब ये है और अविलंब से दूर हट जाती है। क्लियर? और दूसरा एग्जाम्पल, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, विरल से सघन में मीन्स कि विरल जैसे वायु, सघन जैसे जल, वायु से जल में जाती है, तब वो प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुक जाती है। इन दोनों लॉजिक के ऊपर आके बहुत सी घटनाओं की हम व्याख्या करेंगे। इन्हें आप चित्र बनाइए अपने कॉपी पर और नोट करते रहना। मैं आपसे विनम्र अपील पुनः करता हूँ कि शासन के निर्देशों का, आदेशों का पूर्णतया पालन करें, अपने घर में सुरक्षित रहें। मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ कि शासन द्वारा बच्चों के अध्ययन को सुचारू रूप से करने के लिए लॉकडाउन की स्थिति में भी
ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं। आप सभी विषयों का अध्ययन करें। आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। मुजफ्फरनगर शासन द्वारा बहुत जल्दी ही डिजिटल ई लर्निंग के नाम से एक ऐप, यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज बनाया जा रहा है। उस पेज पर जाकर आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स की तैयारी कर सकते हैं। उस पेज को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा से जुड़िए। शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई शिक्षा को अच्छे से ग्रहण कीजिए। अपने नोट्स बनाते रहें, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। बहुत जल्दी ही ऐसा पल आने वाला है कि हम कोरोना को हराएंगे और मुजफ्फरनगर को जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।